कि यूजेबिलिटी 5 प्रिंसिपल्स थे इसके, लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर्स और सेटिस्फैक्शन। अब इन चारों या इन पांचों को अचीव कैसे करना है, इन चारों तक हम पहुंच कैसे सकते हैं या इन चारों को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, आज इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके लिए इस पूरी स्लाइड्स के अंदर और आपकी किताब के अंदर पूरी की पूरी चेकलिस्ट मौजूद है। ठीक है जी, मैं आगे ले आता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, अब चेकलिस्ट में इसके पास आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है भाई एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? वेरीफाइज द लोडिंग टाइम ऑफ द वेबसाइट, यानी एक वेबसाइट कितना मिनिमम टाइम ले रही है किसी भी पेज को लोड करने में। मिसाल के तौर पर अभी करंटली आप लोग होम पेज पर खड़े हैं, अब मैं आपसे कहता हूँ यार अब अबाउट पेज पे जाना है या कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, तो मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है मुझे एक पेज से दूसरे पेज तक जाने? जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, जितना ज्यादा आपका लोडिंग टाइम कम होगा, उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो अच्छी है। तो पहली चीज जो आपने वेरीफाई करनी है अपनी वेबसाइट के बारे में रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी, वो क्या चीज है? लोडिंग टाइम ऑफ द वेबसाइट शुड बी मिनिमम, ज्यादा नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, आप लोग एक पेज को लिंक पे क्लिक करते हैं, वो लोडिंग भी रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ, कभी अपने ओवी अकाउंट खोल के देखें, खोलना ही मत, वो इतने लोडिंग टाइम ले रहे होते हैं कि आप थोड़ी देर बाद उसको वैसे उसकी टैब पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है। वेरीफाइज सूटेबल टेक्स्ट टू बैकग्राउंड कंट्रास्ट। अच्छा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट टू बैकग्राउंड कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपका बैकग्राउंड कलर है, आपका टेक्स्ट उससे मैचिंग में होना चाहिए। ये ना हो कि आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ लाल, टेक्स्ट उसके ऊपर लिख दिया ग्रीन, टेक्स्ट उसके ऊपर लिख दिया येलो, एक गोला गड्ढा तैयार कर दिया। इन तमाम चीजों को आपने अपने पास अवॉइड करना है। यही सारी बात है। यूजेबिलिटी का मकसद ये था कि वेबसाइट को यूजर के लिए यूज करने के काबिल बनाना, उसके लिए उसको यूज करना आसान बनाना। देख लो भाई, यूज करना आसान बनाना, उसको इतना आसानी पैदा कर दें या उसको ऐसी वेबसाइट आप प्रोवाइड करें कि उसे कॉमन टास्क और उनके स्टेप्स याद हो जाए, उसको बार बार उन स्टेप्स को जो है वो क्या कहते हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह या हाउ टू करके सर्च ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट में अगर प्रोसेस है चेकआउट का, तो उसको इतना सिंपल बना दें कि उससे ये चेकआउट का प्रोसेस प्रॉपर तौर पर याद हो जाए, उसे बाद में आगे परेशानियां उठानी पड़े, यार कैसे करना था, यार ऐड टू कार्ट कहाँ मिलेगा, ये चीजें उसे परेशान ना करें, कंफ्यूज ना करें, बल्कि आप डायरेक्टली उसको आसानी के साथ तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इंक्लूडिंग फॉन्ट एंड स्पेसिंग ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा, अगर हेडिंग है तो नाम सुनते ही पता लगता है यार फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड होगा। अब ये ना हो कि आपने एक हेडिंग बनाई और उसका ना फॉन्ट साइज बड़ा किया, ना तो आपने उसका टेक्स्ट साइज बड़ा किया, ना तो आपने उसका फॉन्ट वेट बड़ा किया। अब होगा क्या, वो हेडिंग भी आपको एज पैराग्राफ ही लग रही होगी, आपका वो H1, H5, H6 का टैग फजूल में लगा हुआ होगा, तो उससे कोई फायदा आपको नहीं। फिर दूसरी चीज आपकी आती है स्पेसिंग। ये भी ना हो कि सारा टैग बिल्कुल मिलाकर लिख दिया, बिल्कुल जोड़ करके लिख दिया, आपको इसके अंदर भी प्रॉपर तौर पे इंडेंटेशन करनी है, प्रॉपर तौर पे आपने स्पेसिंग करनी है। अगर आपको याद हो, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी CSS के अंदर, टेक्स्ट इंडेंट। क्या करता था, थोड़ा सा टेक्स्ट को अपनी जगह से हिलाना शुरू करता था। मैंने आप लोगों को याद होगा एग्जांपल दी थी एस्से की, कि जब आप एक एस्से लिखते हैं और उसके अंदर पैराग्राफिंग कर रहे होते हैं, आप जब उसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स बनाते हैं, आप करते हैं क्या कि टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव करवाते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ पहली लाइन मूव करती है। अगर मुझे पूरे टेक्स्ट को, पूरे पैराग्राफ को मूव करवाना हो तब क्या करूंगा? पूरे टेक्स्ट और पैराग्राफ को, तो पी के टैग को क्या करूं? पी के टेक्स्ट टारगेट हो गया, टेक्स्ट इंडेंट दूंगा तो पूरा मूव करेगा नहीं, पहली लाइन मूव करेगी। अब मैं चाहता हूं पूरा पैराग्राफ हिलना शुरू हो, क्या करूं? टेबल कहां से आ गई? नहीं बोले पूरा पैडिंग। अच्छा, ये बताया मार्जिन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मार्जिन जो है वो हेडिंग के साथ, देखिए मार्जिन से क्या होगा, पूरा कंटेंट, पूरा टैग हिलना शुरू हो जाएगा। हमें पूरा टैग नहीं हिलाना है, हमें सिर्फ उसके अंदर का टेक्स्ट हिलाना है। और पेज और एनी कस्टम डिजाइन नॉट फाउंड पेज। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कंटेंट सर्च किया, अब वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट के लिए सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने किसी इमेज के लिए सर्च किया। अब अगर फॉर एग्जांपल वो इमेज मिल जाती है, तब क्या होगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगी, आप उसको देख भी सकेंगे। लेकिन अगर वो इमेज आपकी वेबसाइट या आपके सर्वर पर अवेलेबल नहीं है, अगर वो इमेज आप फिलहाल फॉर एग्जांपल नेट नहीं चल रहा,
तो क्या नॉट फाउंड के लिए आपने कोई काम किया है? यानी ऐसा नहीं कि यूजर ने सर्च किया आउटपुट नहीं आ रहा, ब्लैंक। अब देखो काफी दफा आप लोग जब जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते थे, एरर आ जाए उसको सही करना इजी है, आपको कंफ्यूजन कम से कम होती है। लेकिन काफी दफा क्या होता था, आपने कोड रन किया, ब्लैंक, आउटपुट जनरेट ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या होता था, आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, हुआ क्या, मेरा कोड चला भी नहीं चला, सही है भी या नहीं है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज आपकी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, तो क्या वहां पर नॉट फाउंड का कोई पेज आपने बनाया था? अगर आपने खुद नहीं बनाया था तो जो क्या कहते हैं प्री डिफाइंड पेजेस हैं उनको यूज कर लें, जो पहले से बने बनाए पेजेस हैं उनको इस्तेमाल कर लें। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म आपके पास मौजूद होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें। वेरीफाइज एडिशन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑल्ट टैग्स। ऑल्ट की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को याद होगा बताई थी, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट इसका मतलब क्या था बेसिकली, थोड़ा सा समझिए। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल इमेज लोड नहीं हुई, आपने फॉर एग्जांपल कहीं पर इमेज को लिंक किया हुआ, इमेज का कैसे आपने लिंक बनाया, बताओ